स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कोप्लानर फोर्सेस रिजिड बॉडी पर कैसे काम करते हैं, उनको कैसे रिड्यूस किया जाता है, इसके बारे में पिछले लेक्चर में बताया गया था। हमने पिछले लेक्चर में ये जाना कि किसी भी रिजिड बॉडी पर अगर कोप्लानर सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस काम कर रहे हैं तो वो उसको हम एक सिंगल एजेंटेंट फोर्स आर और एक कपल जी में रिड्यूस कर सकते हैं। बाद में हमने अगले थ्योरम में ये भी जाना कि अगर कोई सिस्टम जो है कि रिजिड बॉडी का वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उस पर सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम रिड्यूस किया कर सकते हैं या तो सिंगल एजेंटेंट फोर्स आर में या तो कपल जी में, यानी किसी एक में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कि फाइंड द मोमेंट ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी अबाउट एन पॉइंट क्यू, यानी किसी भी स्पेस में किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट अगर हमको उसके मोमेंट निकालने हो तो कैसे मोमेंट को हम निकालते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं। हमने मान लिया कि कोप्लानर फोर्सेस F1, F2, F3, F4, Fn एक्ट कर रहे हैं किसी सिस्टम के पॉइंट A1, A2, A3 डॉट 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 An पर, जिसके कोऑर्डिनेट जो हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3 डॉट 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 x1, y1। अब हमने F1 को रिड्यूस किया, F2 को रिड्यूस किया, F3 को रिड्यूस किया पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। मान लिया कि F1 को रिड्यूस करने पर x1 के पैरेलल जो फोर्स है, x एक्सिस के पैरेलल फोर्स है x1, y एक्सिस के पैरेलल फोर्स है y1। F2 को रिड्यूस किया, x एक्सिस के पैरेलल फोर्स है x2, y एक्सिस के पैरेलल फोर्स है y2। इसी तरीके से Fn को रिड्यूस किया और हमें मान लिया कि x एक्सिस के पैरेलल फोर्स है xn और y एक्सिस के पैरेलल फोर्स है yn। अब हमें मोमेंट निकालना है F1 के लिए किसी पॉइंट Q के अबाउट। तो द मोमेंट F1 अबाउट द पॉइंट एप्साइलन, ये जीटा ईटा है, ठीक है ना, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ x1 y1 अबाउट द पॉइंट Q1। ठीक, हमको अगर किसी फोर्स F1 के लिए किसी पॉइंट Q के अबाउट अगर हमको कपल निकालना है तो उस F1 के जितने भी रिजॉल्व फोर्स हैं, मतलब रिजॉल्व फोर्स कौन कौन से हैं, एक x एक्सिस की तरफ, जैसे अगर ये आपका F1 है, इसका जो है रिजॉल्व पार्ट x एक्सिस की तरफ जो है वो क्या है, x1 है, और y एक्सिस की तरफ क्या है, y1 है। तो किसी पॉइंट Q के अबाउट अगर आप मोमेंट निकालेंगे तो आपका निकालने का कहने का क्या मतलब हुआ, F1 Q पर कितना मोमेंट लगा रहा है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x1 उस पॉइंट Q के अबाउट कितना मोमेंट दे रहा है और y1 कितना मोमेंट दे रहा है। अब इन दोनों के मोमेंट को सम कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि फोर्स F1 के वजह से पॉइंट Q पर कितना मोमेंट लग रहा है। इसी तरीके से हम F2 के लिए निकाल सकते हैं, इसी तरीके से हम F3 के लिए निकाल सकते हैं और आगे भी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, F1 के लिए अगर हमको निकालना होगा तो हम x1 के कारण कितना मोमेंट लग रहा होगा और y1 के कारण कितना मोमेंट लग रहा है, उन दोनों को निकाल करके ऐड कर देंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, देयरफॉर द मोमेंट ऑफ F1 अबाउट Q बराबर, देखिएगा फिगर में आप, y1, ठीक है ना, y1 इंटू पॉइंट Q के अबाउट क्या रहा है, पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, जीटा और ईटा है। तो पॉइंट Q के अबाउट जब आप देखेंगे तो y1 इंटू दिस, ये जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इतना जो है आपका x है, एक मिनट, x1 है ये इतना। ठीक, और ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से x1 कितना है, जीटा है। तो y1 कितना मोमेंट लगाएगा, ये वाला, इस वाले पोर्शन पे कितना लगाएगा, दिस। ठीक, तो y1 जो है इस पॉइंट के अबाउट कितना मोमेंट लगाएगा, ज़रा फिर से देखिएगा, फिर से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, जीटा। तो
y1 जो है कितने पर मोमेंट देगा, सिर्फ इस वाले हिस्से पर y1 मोमेंट देगा। तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, y, ये डिस्टेंस कितना होगा, x1 माइनस जीटा, तो y इंटू x1 माइनस जीटा। ऐसे ही अगर x1 का देख लें तो x1 के लिए क्या होगा, ये आपका x1 फोर्स काम कर रहा है, ठीक। तो x1 कितना काम करेगा, कितने पर लगाएगा, ये x1 जो है इस वाले हिस्से पर लगाएगा। ये वाला हिस्सा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक y1 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ईटा है, तो ये ऐसे लगेगा, x1 ऐसे लगाएगा मोमेंट, तो ये कितना होगा, x1 y1 माइनस ईटा, लेकिन ये क्लॉकवाइज है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमने इसका f1 के अबाउट निकाल लिया, कितना q के अबाउट कितना लगा रहा है वो मोमेंट। इसको जब सॉल्व किया गया तो ये बन गया y1 स्मॉल x1 कैपिटल x1 माइनस कैपिटल x1 स्मॉल y1 माइनस y1 जीटा प्लस x1 ईटा। इसी तरीके से हम f2 के लिए निकाल सकते हैं, इसको आप f2 कर लीजिएगा, f2 के लिए निकाल सकते हैं। f2 के लिए वही चीज़ होगा, यहाँ x1 ईटा 1 है तो यहाँ x2 और ईटा 2 हो जाएगा, ठीक है, हमें ये मिल गया। ऐसे ही हम ऐड करते चले जाएँ f3 के लिए, f4 के लिए, f5 के लिए और f1 के लिए, तो हमको सारा उनको सम कर दें तो हमको टोटल मोमेंट मिल जाएगा उस सारे सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस का q के अबाउट। जब सबको ऐड करेंगे तो देखिए मिल क्या रहा है, ये चीज़ क्या मिल रही है, ये चीज़ मिल जाएगी समेशन ऑफ y1 x1 माइनस कैपिटल x1 स्मॉल y1, ठीक, माइनस जीटा समेशन ऑफ y1 प्लस ईटा समेशन ऑफ x1, ठीक। तो ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ होती है कैपिटल G, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया G माइनस ईटा वाई प्लस जीटा माइनस जीटा वाई प्लस ईटा x, ठीक। G क्या है, where G is the moment of all the forces about O and X and Y, and X and Y are the algebraic sum of resolved part of all the forces along the coordinate axis। इस तरीके से हमने क्या जाना, स्पेस में किसी भी आर्बिट्री पॉइंट के अबाउट अगर हमको निकालना हो, केवल उसका कोऑर्डिनेट हमको अगर पता हो ये जीटा और ईटा, तो हम आसानी से उसका जो है कि क्या निकाल सकते हैं, कपल निकाल सकते हैं उस दिए गए पॉइंट के अबाउट। कैसे, जी डैश बराबर कैपिटल जी माइनस ईटा या जीटा वाई प्लस ईटा एक्स। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला एक बड़ा अच्छा थ्योरम है, कहता है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम इज दैट the algebraic sum of the resolved part of all the forces acting to mutually perpendicular straight lines be 0 and the moment of all the forces about a point in the plane is 0। समझ में आई बात। कह रहा है कि अगर कोई सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस किसी रिजिड बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं और वो सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में होगा, ये तभी संभव है जब उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस के दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स, यानी कैपिटल एक्स जीरो हो, कैपिटल वाई जीरो हो, और साथ ही साथ जो मोमेंट है ओरिजिन के अबाउट जी वो भी क्या हो, ज़ीरो हो। और ये कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों हैं, है ना। यानी अगर ये तीनों ज़ीरो हैं तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये तीनों निश्चित तौर पर ज़ीरो होंगे, यही हम दिखाएंगे, ठीक। तो नेसेसरी कंडीशन हमने ले लिया। एज वी नो दैट सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस कैन बी रिड्यूस टू ए फोर्स आर एंड ए कपल जी, ये हम जानते हैं। सिंस द सिंगल फोर्स कैन नॉट बैलेंस ए कपल, सिंगल फोर्स बैलेंस को कभी भी कपल को बैलेंस नहीं कर सकता है, और बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में दिया गया है। तो सिंस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देयरफॉर बॉडी हैज नाइदर लीनियर मोशन नॉर रोटेटरी मोशन। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ना ही लीनियर मोशन होगा ना ही रोटेटरी मोशन होगा, अर्थात आर भी जीरो हो जाएगा और जी भी जीरो हो जाएगा। आर का मतलब क्या हुआ, आर क्या होता है, रिजल्टेंट होता है किसका, एक्स और वाई, यानी आर बराबर क्या लिखते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी जीरो हो गया और ये जीरो हुआ तो यहाँ से क्या मिल गया, एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो और जी बराबर जीरो। वेयर एक्स एंड वाई आर द एल्जेब्रिक सम ऑफ द part of all the forces along two mutually perpendicular lines and G be the sum of the moment of all the forces about a point in the plane।
सफिशिएंट कंडीशन में क्या करते हैं, सफिशिएंट में मान लेते हैं कि ये चीज़ें हैं, यानी x 0 है, y 0 है और g 0 है, तो दिखा देते हैं कि सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो अब बताइए, जब x y 0 होगा तो निश्चित तौर पर r भी 0 होगा और g भी 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी के पास ना तो लीनियर मोशन है ना ही रोटेटरी मोशन है, और जब दोनों नहीं है इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा सिस्टम क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक। दूसरा कहता है थ्योरम कि इफ़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी अबाउट 3 पॉइंट्स बी सेपरेटली जीरो देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें यह कह रहा है कि अगर एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट निकाला जाए किसका, किसी सिस्टम पर काम कर रहे कोप्लानर फोर्स का, किन्हीं 3 पॉइंट्स के अबाउट, और जो कैसे हो, कोलिनियर ना हो, यानी एक पॉइंट अगर ए यहाँ है, एक पॉइंट बी अगर यहाँ है, एक पॉइंट अगर सी यहाँ है, और सिस्टम हमारा क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो आप मोमेंट निकाल दीजिए, g1 मान लीजिए ए के अबाउट g1 मिल रहा है, बी के अबाउट g2 मिल रहा है और सी के अबाउट g3 मिल रहा है। इनको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, इन तीनों का सम क्या होगा, ये सेपरेटली जीरो होंगे। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है। तो चलिए, वी नो दैट सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस इक्विवेलेंट टू ए फोर्स कैपिटल X एक्टिंग एट O along OX, ए फोर्स Y एक्टिंग एट O along OY एंड ए कपल विथ मोमेंट G, ये हम जानते हैं। टेक 3 कोलिनियर पॉइंट O A B, एक O ले लिया, एक A ले लिया, एक B, O का कोऑर्डिनेट 0 0, A का कोऑर्डिनेट A 0, B का कोऑर्डिनेट B और C ले लिया। वेयर A इज नॉट इक्वल टू 0, C इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक। अब कंडीशन में क्या दिया गया है कि G डैश, ये हम अभी पढ़े हैं कि स्पेस में किसी आर्बिट्री पॉइंट के अबाउट अगर हमको निकालना हो मोमेंट तो हम क्या निकालते हैं, G डैश बराबर जीटा वाई, G माइनस जीटा वाई प्लस ईटा एक्स। तो अब इसको लगा दिया जाए, यहाँ से क्या हो जाएगा, G डैश की वैल्यू G प्लस ओरिजिन के अबाउट अगर हम ले रहे हैं तो Y 0 प्लस 0, यानी G क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरा क्या, अगर मान लीजिए A के अबाउट, A का कोऑर्डिनेट क्या था, A का कोऑर्डिनेट था A कामा 0, तो रख दीजिए, जीटा की जगह क्या रखेंगे आप, A, और ईटा की जगह क्या रखेंगे आप, 0। तो यहाँ रख दीजिए आप इस फॉर्मूले में, तो यहाँ से मिल जाएगा G माइनस ए वाई, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, G माइनस ए वाई बराबर 0, पर G तो पहले से 0 मिल रहा है और A 0 होगा नहीं, अर्थात यहाँ से क्या मिल गया आपको, Y 0 मिल गया। ठीक। और तीसरे वाले इक्वेशन में रखेंगे तो तीसरे वाले में क्या कोऑर्डिनेट है, B का, B और C, तो रख दीजिए B और C, जीटा की जगह B और ईटा की जगह C, तो तीसरा इक्वेशन मिल गया। तो तीसरे इक्वेशन से चूंकि G 0 पहले से है, ठीक है, और यहाँ से हमको Y वाला, ये वाला टर्म 0 हो जा रहा है। ठीक। तो क्या मिला आपको, केवल CX बच रहा है और C 0 हो नहीं सकता, यानी X बराबर 0, यानी हमको मिल क्या रहा है, ऐसा करने पर हमको मिल रहा है X 0 मिल जा रहा है, Y 0 मिल रहा है और G 0 मिल जा रहा है, यानी सिस्टम हमारा क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है। यही हमको दिखाना था। ठीक, क्लियर हो गया ये। अब हम आगे चलते हैं। अगला कहता है, ए सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम if the algebraic sum of moment of the forces about 2 points and resolve part of the forces in any direction not perpendicular to straight line joining the point are separately 0। इसको जरा देख लेते हैं। कह रहा है कि सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी पर काम कर रहा है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है होगा इफ़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ द फोर्सेज अबाउट 2 पॉइंट्स, अगर आप मोमेंट निकालें किन्हीं 2 पॉइंट्स एंड रिजॉल्व द पार्ट ऑफ द फोर्सेज इन एनी डायरेक्शन, और फोर्सेस को जो है कि रिजॉल्व करिए किसी भी डायरेक्शन में जो कि परपेंडिकुलर ना हो लेकिन वो जो है सेपरेटली क्या हो, 0 हो, तो ऐसे में हमारा सिस्टम क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा। अर्थात अगर किसी सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्स किसी बॉडी पर काम कर रहा है और वो सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में होगा, तभी अगर सारे मोमेंट्स का मोमेंट ले लें आप, उनका एल्जेब्रिक सम ले लें किन्हीं 2 पॉइंट के अबाउट, और फोर्स को अगर रिड्यूस करते हैं, रिजॉल्व करते हैं किसी भी 2 डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर ना हो, तो वो दोनों अलग अलग क्या हों, 0 होने चाहिए। यही हमको दिखाना है। तो सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेज इक्विवेलेंट टू ए फोर्स X एक्टिंग एट O along
एक्स डायरेक्शन। मान लिया कि फोर्स जो है वो एक्स जो है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट वो एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, फोर्स का वाई कंपोनेंट वो वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है, जैसा कि आपको फिगर में स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर कह रहा है एक कपल विथ मोमेंट जी टेक एनी 2 पॉइंट्स ओ एंड ए सच दैट कोऑर्डिनेट ऑफ ओ एंड ए बी एंड सी। ठीक है, 2 पॉइंट लेने के लिए कह रहा था, हमने 2 पॉइंट ले लिया, एक तो ओरिजिन हो गया, एक बी और सी हो गया। अब बी और सी चूंकि वो जीरो नहीं है, कंडीशन में दिया गया है कि जी जो है वो क्या है, ज़ीरो है, यानी एल्जेब्रिक सम क्या है, जीरो है, तो जी बराबर जीरो पहले इक्वेशन से हो गया। अब दूसरे इक्वेशन में क्या करिए, कोऑर्डिनेट रख दीजिए जी डैश वाला, तो यहाँ से चूंकि उसका मोमेंट का सम जीरो दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जी डैश बराबर जी वाला जो फॉर्मूला अभी हम पढ़ रहे थे वो फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये वाला इक्वेशन आपको मिल जाएगा। किस कोऑर्डिनेट पर, बी और सी पर। तो जी जीरो पहले ही दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, जी जीरो हो गया, और जी जीरो हो गया तो यहाँ से इसमें रखेंगे तो आपको क्या मिल गया, एक्स भी जीरो मिल गया, क्योंकि बी जीरो होगा नहीं। ठीक, और 1 और 3 से आपको क्या मिल जाएगा कि वाई जीरो मिल जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिल गया कि एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, और जी भी जीरो है। ठीक है, तो इस तरीके से चूँकि जी डैश जीरो आपके सवाल में कह रहा है, जब जी डैश जीरो है इसका मतलब क्या हुआ, जब उस फॉर्मूले में आप ओरिजिन के अबाउट रखेंगे तो क्या लिखते हैं, ये तो लिखते हैं जी डैश बराबर जी माइनस जीटा वाई प्लस ईटा एक्स। तो जब ओरिजिन के अबाउट रखेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी जी और जी खुद किसके बराबर है, जीरो हो गया, क्योंकि सवाल में ये जीरो दिया गया है, तो जी जीरो मिल गया पहले से। और दूसरे इक्वेशन में जब आप ये रखेंगे तो दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या है, बी और सी है, तो ये रख दीजिए आप, तो ये मिल जाएगा। अच्छा, जैसे ही ये आपको मिलेगा तो यहाँ से चूँकि जी जीरो हो जाएगा, और हम जानते हैं कि एक्स जो है क्या बोलते हैं कि सी जो है वो जीरो है नहीं, बी जीरो है नहीं, तो सी जब जीरो नहीं है, इनका डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब हो कह रहा है कि एक्स जीरो हो गया। और जब एक्स जीरो होगा तो यहाँ से 1 और 3 का अगर हम यूज़ कर लें तो हमको क्या मिल जाएगा कि वाई भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि बी जीरो होगा नहीं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, और जी भी जीरो है। चलिए अगला कहता है कि इफ़ 3 फोर्सेस एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन ए रिजिड बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी आइदर मीट इन ए पॉइंट और बी पैरेलल। बड़ा अच्छा थ्योरम कहता है, अगर 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं एक प्लेन में और किसी रिजिड बॉडी पर, और उसको इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, तो या तो वो किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगे या तो वो पैरेलल होंगे। ठीक है, यानी अगर 3 फोर्सेस हैं ऐसे ऐसे मान लीजिए, ठीक, और वो किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो या तो ये तीनों किसी पॉइंट पर मीट कर जाएंगे जैसे कि यहाँ, या तो ऐसा होगा कि वो जो है कि वो किसी पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है, प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं, टू प्रूव दिस वी सपोज दैट द गिवन फोर्सेस पी क्यू आर नॉट पैरेलल। मान लेते हैं कि वो पैरेलल नहीं है। देन एटलीस्ट 2 ऑफ देम पी और क्यू मीट इन ए पॉइंट ओ। मान लेते हैं एक फोर्स पी है, दूसरा फोर्स क्यू है, तीसरा फोर्स आर है, कोई भी पैरेलल नहीं है, तो इसमें मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई 2 पॉइंट पी और क्यू किसी न किसी पॉइंट पर मिलेगा ही। मान लिया वो पॉइंट क्या है, वो है, मान लीजिए पी और क्यू अगर किसी पॉइंट पर मिल रहा है और आर कहीं इधर काम कर रहा है, और इसका अगर रिजल्टेंट हम निकालें, मान लीजिए इसका रिजल्टेंट इधर कहीं मिल जाए, तो ये रिजल्टेंट अगर आर डैश है और ये रिजल्टेंट क्या है, आर है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर देंगे, और हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक, यानी किसी न किसी पॉइंट पर ये दोनों क्या हो गए, मीट कर गए। तो इस तरीके से ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो आगे देखिए क्या कहता है, द फोर्स आर मस्ट बैलेंस द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू as 3 force P, Q and R in equilibrium. Since the resultant of P and Q pass through O, R must also pass through O, therefore 3 forces are concurrent. चलिए अब आता है डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। ये क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल जो है ऑन एनी स्मूथ बॉडी क्या होता है, इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन विद बॉडी इज कैपेबल टू मूव। मान लीजिए कोई बॉडी अगर इस तरफ की तरफ मूव कर रहा है तो इसके नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है ना, यही इसके नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। यानी बॉडी जिधर मूव कर सकता है, ठीक उसके जिधर बॉडी मूव कर सके,
ठीक उसके जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, नॉर्मल की डायरेक्शन होती है। अब एक थ्योरम है ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम, इसका इस्तेमाल हम सवालों को सॉल्व करने के लिए करते हैं। देखिए कहता क्या है, कहता है दो इम्पॉर्टेंट जिसका जहाँ यूज़ करना होता हम कर लेते हैं। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन सी डी ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, मान लीजिए ऐसा कोई ट्रायंगल है, ये आपका सी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक, ये आपका डी हो गया। और सी डी ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स सी अपोजिट साइड ए बी इंटू टू इक्वल सेगमेंट इन द रेशियो एम इज टू एन, यानी यहाँ यम है और यहाँ यन है, ठीक। देन यम प्लस एन कॉस थीटा, यम प्लस एन कॉट थीटा। अब ये कॉट थीटा कहाँ से आया, और ये ए और बी क्या है, तो इसमें से बाद वाला तो आप समझ रहे हैं। नहीं, थीटा कहाँ से आया, थीटा जो है वो कौन सा एंगल है, इसको ज़रा देख लिया जाए। थीटा कौन सा एंगल है, ये थीटा जो है आपका, एक मिनट, तो इसमें क्या कह रहा है, ये आपका ऐसे बना लीजिए इस तरीके से, ये आपका जो है कि ट्रायंगल हो गया, ये जो है सी हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये जो हो गया आपका डी, ये हो गया आपका एम, ये हो गया एन, ये हो गया थीटा, ये हो गया अल्फ़ा, और अगर ये एंगल हो बीटा, तब इसमें से इन दोनों थ्योरम का यूज़ करना। तो पहला कहता है एम प्लस एन कॉट थीटा बराबर एम कॉट अल्फ़ा माइनस एन कॉट बीटा, और दूसरा कहता है एम प्लस एन कॉट थीटा बराबर एन कॉट ए, ठीक है, एन कॉट ए यानी ये वाला एंगल माइनस एम कॉट बी यानी ये वाला एंगल। इनका प्रूफ इम्तहान में नहीं आता है, लेकिन इनको हम सवालों को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जितने भी इस कोप्लानर फोर्स में जितने भी थ्योरम्स थे वो आपको करा दिए गए हैं। अगले टर्न पर आपको इससे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए जाएंगे, फिर हम आगे की